ठीक, तो अपन एक करेक्शन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रूट क्रैकिंग तक पढ़ लिया है कि प्रूनस सेरासॉइड्स वैरायटी मैजेस्टिका ये आपका पाजा है। ठीक है, हैंडबुक में थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। पाजा जो है वो प्रूनस सेरासॉइड्स वैरायटी मैजेस्टिका है, और प्रूनस पेडस जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में बर्ड चेरी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और जो स्वीट चेरी को बर्ड चेरी कहते हैं, स्वीट चेरी को वो अलग चीज है। ये प्रूनस पेडस बर्ड चेरी स्पीसीज का नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब लास्ट क्लास में हमने लगभग चीजें तो पढ़ी ली है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्रैकिंग कैसे होता है, आपका क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ्रूट ग्रोथ कर्व क्या है, सारी चीजें लगभग पढ़ ली हैं। अब हम लोगों को इसके कॉमन जो जनरल पॉइंट्स है वही नोट करने के लिए बाकी है। तो चेरी अब हम लोग एक सिस्टमेटिकली नोट करते चलते हैं। तो अगर मैं चेरी की बात करूं तो बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा? प्रूनस एवियम, और दूसरा प्रूनस सेरासस। एवियम हो गया स्वीट चेरी, और ये क्या हो गया आपका? सोर चेरी। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16 एवियम का हो गया, और सिरासस का 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। फैमिली आपकी हो गई क्या? रोजेसी। सब फैमिली हो गई आपकी प्रूनोइडी। जीनस हो गया आपका प्रोनस प्रूनस, और सब जीनस क्या हो गया आपका? सेरेसस। सिरासस। ये हो गया सब जीनस, ये हो गया जीनस, और ये हो गया सब फैमिली। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम लोग चेरी की बात करें तो चेरी में कुछ, ये लिख लीजिए, चेरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें जो कलरिंग कंपाउंड है, इसमें जो कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो तीन कंपाउंड है वो याद रखें। कलरिंग कंपाउंड जो है वो केरासाइनिन क्लोराइड, केरासाइनिन क्लोराइड जो है इसमें कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे अगर मैं फ्लेवरिंग कंपाउंड की बात करूं, और याद रखना ये फ्लेवरिंग कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फ्लेवरिंग कंपाउंड आपको जो है ग्रेप में भी मिलेगा, वो है मिथाइल एंथ्रानिलेट, और दूसरा मिथाइल सैलिसिलेट। तो मिथाइल एंथ्रानिलेट और मिथाइल सैलिसिलेट जो है इसमें फ्लेवरिंग कंपाउंड है, याद रखेंगे। ठीक है, चेरी से एक वाइन बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिश वॉशर कहते हैं। क्रिश वॉशर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोर चेरी से बनता है। इसमें जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन। अगर पिगमेंट पूछे तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। मेजर एसिड की बात करें तो कौन सा एसिड आएगा? लगभग जितने आपने टेम्परेट क्रॉप पढ़े हैं सभी में मेजर एसिड क्या है? मैलिक एसिड है, याद रखेंगे। अगर एरोमा की बात की जाए तो बेंजेल्डिहाइड। लगभग जितने आपने प्रोनोइडी क्रॉप में पढ़े हैं सभी में बेंजेल्डिहाइड ही आएगा। बेंजेल्डिहाइड या इलेक्ट्रॉन, यही नाम पढ़ते हैं आप। इसको कैनिंग करने से पहले पीलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। नॉट पील्ड बिफोर कैनिंग। कैनिंग करने से पहले छिलका अलग नहीं किया जाता। ठीक है, फ्लेवरिंग कंपाउंड क्या दिख रहा है? मिथाइल मिथाइल फ्लेवरिंग कंपाउंड एंथ्रानिलेट, ANTHRANILLATE।
अच्छा, इसका ओरिजिन अगर लिखना हो तो ओरिजिन अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से है। एशिया है, यूरोप है, ठीक है, चाइना है, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, इसलिए स्पीसीज का क्वेश्चन वैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। Yes, sir. ओके, अगर हम लोग बात करें स्वीट चेरी और सोर चेरी की, तो आपका जो स्वीट चेरी है ये कोल्ड ससेप्टिबल होगा, कोल्ड से इसको प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं ये फ्रॉस्ट से प्रॉब्लम होगा। ये जो है वार्म क्लाइमेट में बेटर ग्रो करते हैं, वार्म क्लाइमेट में वेल ग्रो करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। क्योंकि ये वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, कोल्ड ससेप्टिबल है, तभी तो इसमें फ्लावरिंग जल्दी आती है। हमने देखा था ना, स्वीट चेरी और सोर चेरी में एक ही डिफरेंस था, स्वीट चेरी में फ्लावरिंग जल्दी आती है, सोर चेरी में फ्लावरिंग लेट आती है ना। तो चूंकि ये गर्म जगह में ग्रो होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कोल्ड ससेप्टिबल है ये, और इसमें अर्ली फ्लावरिंग आती है कंपेयर टू किसके, सोर चेरी की। जबकि सोर चेरी जो है वो कोल्ड को टॉलरेट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है मतलब ये किसके जगह के लिए है, कूल एरिया में ग्रो होता होगा। ऑब्वियसली जहाँ पे कूल एरिया में ग्रो हो रहा है तो इसमें फ्लावरिंग जो है लेट आएगी। ये कॉन्सेप्ट अब समझाने की जरूरत है क्या? No, sir. No, ठीक, sir. इसको याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. ठीक, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes. हो गया, ठीक। अब हम Yes, लोग sir. आ जाते हैं इसके सॉइल एंड क्लाइमेट में। सबसे पहले हम लोग इसके क्लाइमेट में देखते हैं। अब देखो, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट तो लगभग सभी लोगों का सेम है। किसी ने हैंडबुक ओपन करके रखा है क्या? Yes, sir. ओके, उसमें एक बार इसका चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट देखिए। 2000 से 2700 जो है वो चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट दिया है या एल्टीट्यूड दिया हुआ है? और मेन सी लेवल है सर। मीन सी लेवल है ना? ये नहीं, मीन सी लेवल तो उसमें दिया है कॉम्पिटिटिव बुक में, उसको छोड़ दो, वो तो मैं भी लिखा हुआ था। मैं ये बोल रहा हूँ हैंडबुक में ये चीज दिया हुआ है क्या, मीन सी लेवल? हैंडबुक में ही दिया लेवल था। ही दिए है सर। चिलिंग क्या दिया हुआ है रिक्वायरमेंट हैंडबुक में? Sir, दिया है। 1000 से 1500 chilling requirement है। हाँ ठीक, मतलब मैंने ठीक लिखा है, ठीक। एक्चुअली लास्ट टाइम कुछ कंफ्यूजन हुआ था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये है क्या चीज करके। ठीक, याद रखेंगे। तो आपका जो ये है चेरी है, चेरी का अगर हम लोग चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1000 से 1500 आवर्स के आसपास इसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट आती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वहीं पे सबसे ज्यादा ऊंचाई में ग्रो होने वाला 2000 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाला क्रॉप है ये, ठीक है। चेरी जो है आपका 2000 से 2700 मीटर एल्टीट्यूड तक ग्रो होता है, जबकि 1000 से 1500 आवर्स का इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट है, ये याद रखना। स्वीट चेरी जो है, स्वीट चेरी ये जो है मोर फ्रॉस्ट ससेप्टिबल होता है। क्यों मोर फ्रॉस्ट ससेप्टिबल होता होगा बताइए? फ्लावरिंग। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इसमें फ्लावरिंग जल्दी आती है। दूसरी चीज क्या है, ये वार्म एरिया में ग्रो होने वाला वेराइटी है, इसलिए इसमें जो है आपका जो है फ्रॉस्ट ससेप्टिबिलिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम यानी कि क्या बोल रहे हैं, ब्लॉसम यानी कि क्या होता है, फ्लावरिंग। चेरी की जो फ्लावर्स होते हैं वो स्प्रिंग फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल होते हैं। हमने अभी पढ़ा ना कि भाई इसमें फ्लावरिंग जल्दी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्प्रिंग फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबिलिटी होगी। तो दोनों चीज क्लियर है। फ्रॉस्ट यानी कि ठंड की बात हो रही है कि भाई अब आम को अगर आप जो है लद्दाख में लगा दोगे तो ऑब्वियसली फ्रॉस्ट ससेप्टिबिलिटी होगी ना, क्योंकि वो गर्म इलाके का क्रॉप है। तो स्वीट चेरी थोड़ा सा वार्म इलाके का क्रॉप है, तो उसका फ्रॉस्ट ससेप्टिबिलिटी होती है, फ्लावरिंग जल्दी आने के कारण स्प्रिंग फ्रॉस्ट से भी ससेप्टिबिलिटी है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। इसके बाद अगर हम लोग इसके रेनफॉल की बात करते हैं
तो देखो चेरी को आपका वाटर चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रेनफॉल इसके लिए हार्मफुल होता है 2 स्टेज में, हार्मफुल एट 2 स्टेजेस। ये हार्मफुल स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहला, अगर फ्लावरिंग टाइम में अगर पानी गिरता है तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉसम विल्ट। ब्लॉसम विल्ट की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। जैसे ही आपका फ्लावरिंग के टाइम में पानी गिरने लगता है तो क्या होता है? सुडोमोनास सिरेंजे करके जो ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार पढ़े हैं ना हम लोग, तो सुडोमोनास यस सिरिंजी, ये सुडोमोनास सिरिंजी जो है वो ब्लॉसम विल्ट कॉज करने लगता है। और पानी से क्या होता है, ये जो है वो पानी से प्लांट के फ्लावर वगैरह के अंदर घुसने लगते हैं, पानी से फैलने लगते हैं, जिसके कारण ब्लॉसम विल्ट की समस्या होती है। तो याद रखेंगे, अगर फ्लावरिंग टाइम में पानी नहीं गिरना चाहिए चेरी में, इससे ये समझ में आ रहा है? तो चेरी में एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग अगर पानी गिरता है तो वो ब्लॉसम विल्ट कॉज करता है, याद रखेंगे। दूसरा, आपका एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के टाइम में अगर पानी गिरता है तो क्या समस्या होती है, बताइए भाई? Fruit cracking. Fruit फ्रूट cracking. क्रैकिंग। तो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे, फ्रूट राइपनिंग और फ्लावरिंग के टाइम में 2 टाइम ऐसे होते हैं जो कि रेनफॉल के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? इसका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट मतलब हमको क्या समझ, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर हम लोग इसके सॉइल के रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक चीज याद रखना, ये वाटर लॉगिंग के लिए ससेप्टिबल है, वाटर लॉगिंग के लिए ससेप्टिबल है। इसकी जो रूट जोन होते हैं, फीडर रूट, वो बहुत ज्यादा ऊपरी जोन में होते हैं। फीडर रूट जो होते हैं, जहां से वो पानी और न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब करता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर होता है। यह अपने आप में क्या है? सेलो रूटेड क्रॉप है। अगर सेलो रूटेड क्रॉप है मतलब जमीन की ऊपरी सतह में पानी है, ऊपरी सतह में रूट है, अब यहीं पे पानी भर गया तो ये जो एब्जॉर्ब करने वाले जो रूट्स हैं, क्या वो पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नो सर। No, sir. नहीं। तो ये वाटर लॉगिंग के लिए ससेप्टिबल है। लगभग टेम्परेट क्रॉप पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, ये सब वाटर लॉगिंग ससेप्टिबल है। पीच और चेरी को आप लोग याद रखेंगे, क्लियरली मेंशन्ड है ये दोनों चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो सॉइल एंड क्लाइमेट, हाँ कुछ पूछ रहे क्या? सॉइल एंड क्लाइमेट हमारा ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने रूट स्टॉक तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके प्लांटिंग पे। अगर मैं प्लांटिंग की बात करूँ तो प्लांटिंग से पहले मुझे इसको प्रोपगेट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसके प्रोपगेशन की बात करें तो फिर वैसे ही लिखना है। सबसे पहले प्रोपगेशन हम लोग इसमें किसका देख सकते हैं? सीड से। पर सीड से क्या मैं कमर्शियल प्रोपगेशन देख सकता हूँ? क्या कमर्शियल प्रोपगेशन किया जा सकता है क्या सीड से? नो सर। No, sir. No, नहीं। sir. तो सीड से हम क्या करेंगे? सीडलिंग रूट स्टॉक। रूट स्टॉक का डेवलपमेंट करेंगे। इसमें सीडलिंग रूट स्टॉक जैसे कि पाजा, जैसे कि बर्ड चेरी, जैसे कि माजार्ड, महालेब, इसके जो सीडलिंग रूट स्टॉक होंगे उनका डेवलपमेंट हम लोग जो है सीड से करेंगे। वहीं पे मैं एक और चीज यूज कर सकता हूँ जिसे हम लोग कहते हैं माउंड लेयरिंग। क्या इसको कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए यूज कर सकते हैं? बताइए, क्या ये कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए यूज हो रहा है क्या? तो यस सर, हो सकता है सर। यस सर, हो सकता है। पर हम लोग टेम्परेट क्रॉप में किसके लिए यूज करते हैं माउंड लेयरिंग, या फिर इसी को स्टूलिंग कहते हैं इसको? क्रोना रूट स्टॉक डेवलपमेंट। क्लोनल Clonal रूट root स्टॉक stock के use लिए। करने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? क्लोनल रूट स्टॉक डेवलपमेंट के लिए। जो क्लोनल रूट स्टॉक्स होते हैं जैसे कि कोल्ट, F12/1, ये जो रूट स्टॉक्स हैं जो कि क्लोनल रूट स्टॉक है, उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपका माउंट लेयरिंग का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। F12/1 क्यों लिखते हैं सर? ये जो है नंबर होता है, सीरीज होता है। जब वो लोग रिसर्च करते हैं ना, तो जैसे 13/1 आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, तो क्या होता है? टैगिंग होता है। 13th रो में फर्स्ट या सेकंड प्लांट, या इस प्रकार से अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं पौधे को। शुरू से थोड़ी नाम डिसाइड होता है कि इसका नाम मैं कोल्ट रखूंगा, कि 10 पौधे ले तो 10 का नाम नहीं, पहले उसको नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जब एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल रूट स्टॉक हमको मिल जाता है, तब अगर हमारी मर्जी हो तो हम उसको अपने नाम पे या दूसरे के नाम पे फिर उसको हम लोग जो है फाइनली रजिस्टर कराते हैं। तो ये उसके नंबर्स होते हैं फील्ड ट्रायल के। ठीक है, यस सर।
हाँ भाई, आपने 10 पौधे लगाए तो 10 सक्सेसफुल होंगे जरूरी थोड़ी, उसमें से कोई एक दो सेलेक्ट करके निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो जब तक वो एक दो आप जो है वो क्या बोलते हैं सेलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक जो है वो नंबर्स के थ्रू ही जाना जाता है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। ठीक। Yes, sir. अब तीसरी बात आती है इसकी कमर्शियल प्रोपगेशन की। तो कमर्शियल प्रोपगेशन की बात करें तो भाई फिर वही बात है कि अगर आपको बडिंग करना है तो टी बडिंग। टी बडिंग या फिर अधिकतम चिप Keep बडिंग। वहीं पे अगर आपको ग्राफ्टिंग करना है तो आप क्या करोगे? टंग ग्राफ्टिंग। tongue टंग grafting. ग्राफ्टिंग, TOUNGUE टंग ग्राफ्टिंग। तो इस तरीके से आपका प्रोपगेशन होगा। इसमें तो कोई नई बात है नहीं, आप लोगों को पता है सारी चीजें। ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग सभी चीज जो है वो ग्राफ्टिंग बडिंग हो सब फरवरी मार्च के आसपास महीने में करते हैं, चाहे सीड सोइंग हो, चाहे लेयरिंग कटिंग हो, चाहे ये हो। टी बडिंग को हम लोग जून जुलाई में भी कर सकते हैं, बाकी फरवरी मार्च में आप सारा ऑपरेशन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. मतलब ये चीजें वही है जो रिपीट हो रही है, इसलिए मैं बहुत फोकस कर नहीं रहा हूँ। जो चीज नहीं समझ में आएगी आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, प्लांटिंग। अगर मैं प्लांटिंग करना चाहूँ तो भाई ऑब्वियसली प्लांटिंग मतलब यहाँ पे मैं सीड से सीडलिंग जो पौधा लाया हूँ उसकी बात हो रही है, या बडिंग ग्राफ्टिंग से जो पौधा डेवलप किया उसकी बात हो रही है। तो ये जनरली हम लोग कब करेंगे? विंटर सीजन में करेंगे। प्लांटिंग हम लोग कब करेंगे? विंटर सीजन में करेंगे ना, दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर जनवरी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसप्लांटिंग को करते हैं, ताकि इसके रूट सिस्टम में ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। इसमें अगर आप लीफी वे को किए तो उसे फीदर्ड कहेंगे, लीफलेस को किए तो वीप कहेंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अगर हम लोग स्पेसिंग की बात लिख लो, लीफलेस प्लांट को प्लांटिंग करते हैं, लीफलेस प्लांट ये क्या कहलाता है आपका? वीप। ये याद रखना भाई, ये शब्द का क्वेश्चन ऑलरेडी जेआरएफ में पूछा जा चुका है, ठीक है। और याद रखना जेआरएफ से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्टेट लेवल एग्जाम्स में आते हैं, तो किसी की स्टेट लेवल एग्जाम में रिपीट ना हो जाए क्वेश्चन, तो अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम लोग इसकी स्पेसिंग की बात करें तो जो बड़े प्रकार के पौधे होते हैं उसको 12x12 मीटर की स्पेसिंग में लगाते हैं। ये कौन से पौधों की बात हो गई? विग्रस। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ड्वार्फ भी होते हैं, तो ड्वार्फ पौधों को हम लोग 5x5 मीटर स्क्वायर की दूरी में भी लगाते हैं। ड्वार्फिंग जैसे कि जब हम लोग ड्वार्फिंग रूट स्टॉक या यूज करते हैं, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जैसे कि हमारा कोल्ड, इसके साथ अगर किसी वेराइटी को हम लोग ग्राफ्ट करके लगाया है तो उसको 5x5 मीटर में लगा सकते हैं। अगर हम लोग इसको हेज रो सिस्टम में ग्रो करना चाहें तो हेज रो सिस्टम में हम प्लांटिंग डिस्टेंस और कम कर सकते हैं, 5x3 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अगर हम लोग इसमें ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो ट्रेनिंग सिस्टम अगर आप लोग जो है ड्वार्फ सर ट्री के ऊपर हाँ बोलिए। हेजरो सिस्टम में क्या लिखे थे सर? 5x3 एक्चुअली ये 4.5 से 2.5 into 2, ये ऐसा है एक्चुअली 4.5 to 5 into 2.5 से 3, पर आप लोग 5x3 ही याद रखना। ट्रेनिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसमें ड्वार्फ रूट स्टॉक में आप सेंट्रल लीडर, ड्वार्फ रूट स्टॉक के साथ अगर आप ग्रो कर रहे हो पौधे को तो आप सेंट्रल लीडर सिस्टम फॉलो कर सकते हो। वहीं पे अगर विग्रस रूट स्टॉक है, विग्रस रूट स्टॉक है तो आप ओपन सेंटर सिस्टम फॉलो कर सकते हो। बट ये सब याद करने का कोई मतलब नहीं है, मैं लिखा भले दे रहा हूँ, आप सीधा सीधा एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, क्योंकि कोई चेरी का ट्रेनिंग सिस्टम आपको पूछने वाला है नहीं घुस के एकदम ज्यादा। सो ओवरऑल एक बेसिक आप याद रखिए कि भाई सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ही यूज होता है, केवल पीच में दूसरा होता है, तो उससे आप ज्यादा क्लियर रहेंगे। ठीक है, ये चीज Yes, सभी sir. लोग क्लियर है? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम याद रखो, टेंशन ही खत्म करो, अदरवाइज बहुत सारा चीज हो जाएगा याद करने को। वहीं पे अगर हम लोग प्रूनिंग की बात करें तो भाई इसमें एक बार फ्लावरिंग आती है। अब नॉर्मल में कभी भी हम प्रूनिंग की बात करते हैं तो डेड डिजीज ब्रांच को रिमूव करना को प्रूनिंग कंसिडर करके हम बात नहीं कर रहे, वो तो भाई आप हर साल करोगे, हर पौधे में करोगे, कोई भी पौधा हो।
लेकिन प्रूनिंग की अगर अपन बात करें फ्लावरिंग फ्रूटिंग को कम ज्यादा करने के लिए, तो क्या एज सच कोई रिक्वायरमेंट है इसमें प्रूनिंग में? क्योंकि एक बार जिसमें फ्लावरिंग आ जा रही है, फ्लावरिंग किसमें आती है? 1 ईयर ओल्ड शूट या स्पर में। आपको नया स्पर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा है ऑलरेडी स्पर जो है अपने आप को खुद ही ग्रो कर लेता है टर्मिनल वेजिटेटिव बर्ड से, याद है? और एक बार फ्लावरिंग आ गई तो 10 से 12 साल तक ये फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो क्या हमको कोई प्रकार की प्रूनिंग की आवश्यकता है बहुत ज्यादा? नो सर। नो सर। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। पर आपके जो सोर चेरी होते हैं उसमें जो है वो बहुत लंबा नहीं चलता, जो स्पर है वो जल्दी मर जाता है, तो स्पर में उसमें जो है स्पर डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, बट सोर चेरी का उतना काम नहीं है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो प्रूनिंग में बहुत ज्यादा प्रूनिंग या स्पेसिफिक कोई चीज जो है चेरी में नहीं की जाती। लेकिन चेरी में प्रूनिंग की एक खासियत है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चेरी में एक आपका डिजीज लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर लीफ डिजीज। ये किसके द्वारा कॉज होता है? तो ये होता है स्टीरियम परप्यूरियस, परप्यूरियम, परप्यूरियम, ठीक है, स्ट्रियम स्टीरियम परप्यूरियम। ये जो है ना, ये अगर आप लोगों ने प्रूनिंग करने के लिए पौधे को काटा तो वहां पास जो है क्या होता है? अटैक करता है। तो अगर आप एकदम डोरमेंट सीजन में आप अगर प्रूनिंग करोगे, नॉर्मली डोरमेंट सीजन में प्रूनिंग करोगे, तो भाई वो घाव को भरने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि अभी ग्रोथ में तो एक्टिव है नहीं, एक्टिविटी है नहीं। तो वहां पास क्या होता है? सिल्वर लीफ डिजीज जो है अटैक कर जाता है। इसीलिए आपका जो चेरी होता है इसमें ये बोला जाता है कि इसमें जो प्रूनिंग है वो उसको नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में लेट से स्टार्ट करे, ताकि वो तुरंत वहां पास भर जाए। भले थोड़ा सा शॉक लगे तो लगे, लेकिन इस बीमारी से बच जाए। तो याद रखेंगे, पूरे टेम्परेट क्रॉप में एकमात्र चेरी एक ऐसा पौधा है जिसमें हम लोग प्रूनिंग लेट करते हैं, लेट इन द सीजन, यानी फरवरी के आसपास करेंगे। तो प्रूनिंग हम लोग किस में लेट करेंगे? आपका चेरी में। ये बात याद रखेंगे बस, इसमें चेरी में यही प्रॉब्लम है। किसके कारण? तो सिल्वर लीफ डिजीज, स्टीरियम परप्यूरियम का एक डिजीज होता है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। यस सर। ठीक, तो याद रखेंगे आपका जो चेरी है एकमात्र प्रूनिंग में इसमें यही पॉइंट है। एक बार आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गया, ठीक है, आपने फ्लावरिंग तो इसकी ऑलरेडी स्टडी करके रखी हुई है ना। फ्लावरिंग का तो आपको आइडिया है कि फ्लावरिंग कौन से शूट में आता है, कैसे आता है, क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके, तो मैं फिर से कवर नहीं कर रहा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, तो न्यूट्रिएंट में वही है आपका जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी से क्या होता है बताइए? लिटिल लीफ सर। लिख लीजिए, जिंक डेफिशिएंसी से क्या हो गया आपका? लिटिल लीफ या आपका रोजेटी लीफ, ठीक है। मैंगनीज डिफिशियंसी हो गया तो इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट सिम्टम है। अब इसमें केवल नोट करने का रह गया, बाकी चीजें आप लोग को क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, तो वो चीज मैं यहाँ पे नोट नहीं करा रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपको फ्रूट में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराना है तो आप कौन से हार्मोन का उपयोग करोगे? जिब्रेलिक एसिड। GA3। GA3। तो लिख लीजिए, GA3 जो है सोर चेरी में जनरली पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराने के लिए यूज होता है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है फाइनली इसका मेच्योरिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें भाई मेच्योरिटी इंडाइस क्या है, ठीक है। तो इसमें जो मेच्योरिटी इंडाइस है वो एक तो ये है कि इसमें कलर का चेंज होगा। कलर कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? मरून कलर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें टीएसएस अगर 12 से 14% की 12 से 24% के आसपास तक आ जाए, लिख लीजिए 12.1% से 24.4%, ये जो है इसका टीएसएस रेंज है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एसिड कंटेंट। एसिड कंटेंट भी इसका मेच्योरिटी इंडेक्स है। एसिड कंटेंट जो है अगर 0.24 से 0.36% तक जा रहा है तो ये इसका मेच्योरिटी इंडेक्स है। मेच्योरिटी इंडेक्स में बहुत कुछ खास है नहीं इसमें। एक बार आपने मेच्योरिटी के हिसाब से इसको हार्वेस्ट कर लिया,
तो इसमें याद रखेंगे नेक्स्ट स्टेप मेच्योरिटी के बाद क्या आता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है चेरी में, क्योंकि चेरी के फ्रूट को आप एकदम ऐसे शेक करके जमीन से नीचे गिरा नहीं सकते, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हर कोई कर नहीं सकता, बहुत इक्विपमेंट लगता है, तो आपको एक एक फ्रूट को हाथ से तोड़ना पड़ता है। इसके कारण याद रखेंगे हार्वेस्टिंग जो है मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो जाता है। सबसे ज्यादा महंगा ऑपरेशन चेरी कल्टीवेशन में क्या है आपका, हार्वेस्टिंग। याद रहेगा ये चीज। यस सर। क्यों? क्योंकि इसमें हैंड हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी डेवलप्ड है, बट यहाँ पे नहीं। हार्वेस्टिंग इसमें दो टाइप से हो सकता है, विथ स्टेम भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो और विदाउट स्टेम भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। दोनों प्रकार की हार्वेस्टिंग इसमें अवेलेबल है। ठीक है। अगर मान के चलो आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की ओर जाना चाहते हो कि आप हाथ से कर करके बहुत महंगा पड़ रहा है करके आप थक गए, तो आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की ओर भी जा सकते हो। अब मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की मतलब क्या करेंगे, ये ट्री को हम किसी चीज में फंसा के क्या करेंगे, शेक करेंगे, है कि नहीं, ऐसे ही करते हैं। यस सर। तो भाई शेक करेंगे तो उसके हिलने मात्र से वो फ्रूट गिर जाए, इसके लिए क्या जरूरी है, जिस डंठल से फ्रूट चिपका हुआ है वो डंठल जो है उसमें एब्सिशन जोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक कनेक्शन हो वहां पे, तभी तो आप उसको शेक करके गिरा पाओगे ना फ्रूट से। समझ यस पा रहे सर। हो बात को? तो Yes, sir. अगर मुझे यहाँ पास हार्वेस्टिंग को मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में इंक्रीज करना है, शेकिंग मात्र से गिर जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Ethylene का इथाइलिन का spray स्प्रे। इथाइलिन का स्प्रे करेंगे। तो याद रखेंगे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथाइलिन स्प्रे करते हैं। जैसे ही आप इथाइलिन स्प्रे करोगे, ये फ्रूट और जो ब्रांच के बीच में डंठल का अटैचमेंट, इसमें एक किसका डेवलपमेंट होगा, आपके एब्सिशन जोन का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण थोड़ा बहुत भी शेक करोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो हम लोगों को मेच्योरिटी, हार्वेस्टिंग और इथरल का उपयोग समझ में आ गया। सर इसके इसमें बाद आप, फ्रूट डैमेज हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें फ्रूट डैमेज नहीं होता होगा अगर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करेंगे तो सर? नेट नेट का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग तो अगर हम लोग एप्पल में करें तो भी वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। पर क्या होता है ना कि ये जो पौधा है ना, इसके आजू बाजू एकदम ऐसे पहले जमीन से 2 फीट 3 फीट ऊपर क्या करते हैं, पूरा मच्छरदानी टाइप का ना एक नेट को बिछा देते हैं, तो ये फ्रूट जो है जमीन में डायरेक्ट नहीं गिरता, वो किस में गिरता है, इस नेट में गिरता है, तो इसलिए डैमेज कम होता है। लेकिन आलमंड में जब हम कर रहे थे ना, तो आलमंड में ऐसा किसी प्रकार का नेट का उपयोग नहीं कर रहे थे, वो सीधा किस में गिरते थे, जमीन में। तो अगर डायरेक्ट जमीन में गिराओगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतना दिक्कत नहीं है। डैमेज तो होगा ही ऑब्वियसली, हाथ से तो बेटर ही होगा, हाथ वाले से जो है डैमेज कम होता है, पर हाँ उतना डैमेज नहीं होता। ठीक है। यस जैसे सर। देखे नहीं हम मूवीज वूवीज में दिखाते हैं, एरोप्लेन से कूद जाते हैं वो मच्छरदानी, या फिर क्या बोलते हैं पॉलीथीन वगैरह का एक फुलो के रखे रहते हैं उसमें, तो इंसान जो उसमें आके गिरता है उसको कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नहीं होता ना, क्योंकि वो कहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा स्पंजी टाइप का फील कराता है, तो वैसे ही इसमें उतना डैमेज नहीं होता। ठीक है। एक यस सर। अमिताभ बच्चन और क्या अजय देवगन की एक आर्मी वाली मूवी आई थी बहुत पहले, देखियो कोई लोग, पता नहीं कौन सी मूवी है, उसमें वो दिखाता है कि एरोप्लेन से कूद जाता है अजय देवगन सीधा नीचे, कहाँ पे पॉलीथीन का एक खुला हुआ स्ट्रक्चर बना रहता है उसमें कूद जाता है, कुछ नहीं होता उसको। तो वैसी टाइप का सिम्टम है। जैसे आपको ही अगर छत से कोई आप कूदो और नीचे जो है एक बढ़िया नेट को बंधवा के रखे रहो, तो आपको डैमेज थोड़ी होगा उसमें। बस ये है कि वो जो मच्छर जो भी नेट रहेगा वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए भाई, जमीन से टच हुए तो फिर हाथ ही पैर टूट जाएगा। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। ओके। अब देखो, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें फ्रूट सेट बहुत पुअर होती है। तो पुअर फ्रूट सेट का कॉज क्या है, तो पुअर फ्रूट सेट का कॉज क्या है, सॉरी पुअर इल्ड, इल्ड जो है बहुत कम आती है। तो पुअर इल्ड का क्रॉस क्या है, एक तो सबसे पहले पुअर फ्रूट सेट हमने देखा है ऑलरेडी, इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी टाइप से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके कारण एक पुअर फ्रूट सेट होता है। और दूसरा चीज जो है वो क्या होता है, इसमें एक्सेसिव फ्रूट ड्रॉप, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है, इसलिए इसमें जो है फ्रूट यील्ड कम आता है। तो अगर कोई रीजन पूछे तो ये दो रीजन आप लोग याद रखें। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। अब बस इसमें केवल और केवल इसके इंसेक्ट डिजीज और वैरायटी बच गए हैं, तो वो अपन और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है।
अगर मैं इसके इंसेक्ट की बात करूं तो इंसेक्ट में नया इंसेक्ट की अगर अपन बात करें तो एक आता है ब्लैक चेरी एफिड, इसका बॉटनिकल नेम है माइजस पर्सिका। तो याद रखेंगे माइजस पर्सिका जो है वो इसका एक इंसेक्ट है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और इंसेक्ट अगर आप लोग याद रखना चाहें तो फ्लैट हेड पीच ट्री बोरर, फ्लैट हेड पीच ट्री बोरर होता है स्पेकोप्टेरा स्पेक्रोप्टेरा लेफरबी। याद हो तो ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ब्लैक चेरी एफिड को याद रखना बस। इसके अलावा फिर वही सेंजोस स्केल और जो नॉर्मल टेम्परेट क्रॉप के इंसेक्ट्स हैं वही सब इसको अटैक करते हैं। लास्ट वाले की अगर मीनिंग बोलिए। फ्लैट हेड पीच ट्री बोरर, इसका डिजीज, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्पेक्रोप्टेरा लेफरबी, ठीक है। यस। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिजीज। अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज में एक आपका आता है चेरी लीफ स्पॉट, इसको बस आप याद रखेंगे, चेरी लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा सर्कोस्पोरा सरकमसिका, CIRCUMSCISA, सरकमसीसा। सर्कोस्पोरा सरकमसीसा जो है इसका एक डिजीज है। इसके अलावा एक डिजीज तो आप लोग को अभी तक एकदम रटा जाना चाहिए, ब्राउन रॉट, क्या होगा कॉज बताइए। मोनीलिया मोनेलिया फ्रूटिकोला सर। फ्रूटिकोला, तो कुछ ऐसे ही कॉमन आएंगे, उसको तो आप लोग ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक दो डिजीज और होते हैं वायरल डिजीज, लिख लीजिए। इसमें प्रूनस रिंग स्पॉट वायरस इसमें अटैक करता है, और इसके अलावा इसमें एक एक्स डिजीज होता है, ये भी वायरल डिजीज है। तो एक्स डिजीज और प्रूनस रिंग स्पॉट वायरस का अटैक है इसमें, ये याद रखेंगे। डिजीज इंसेक्ट में चेरी में बहुत कुछ खास है नहीं, मेन है इसकी वैरायटी। चलो यहां तक आप लोग लिख लिए, यस। ओके। अब हम लोग इसके वैरायटी में आ जाते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट डिजीज में कुछ खास था नहीं। मेन चीज जो आप लोग को वैरायटी में जानना है वो है चेरी के सबसे पहले टाइप। चेरी जो है दो प्रकार का होता है, हमने देखा हुआ है, एक होता है स्वीट चेरी और दूसरा क्या होता है आपका सोर चेरी, ठीक है। ये जो स्वीट चेरी होता है ये अपने आप में फिर से दो प्रकार का होता है, जो मीठा होता है वो स्वीट चेरी, जो खट्टा होता है वो सोर चेरी, एसिडिक कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है। स्वीट चेरी फिर से दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं बिगारियो टाइप, और दूसरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं GYGNE गीगन टाइप। इसको आप लोग जो है नोट करिए, ठीक है। चेरी कितने प्रकार के होते हैं टोटल, दो प्रकार के। ये जो आपके बिगैरियो टाइप के होते हैं ये जनरली कौन से शेप के होते हैं, ये होते हैं राउंड शेप के और फर्म होते हैं, फर्म फ्लेश्ड। इसके जो पल्प होता है वो क्या होता है अपने आप में फर्म होता है। क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक है। वहीं पे अगर आप हार्ट इसकी ये वाले की बात करेंगे तो इसे हम लोग, इसमें जो फ्रूट होता है वो कौन से शेप का होता है, हार्ट शेप्ड होता है, और ये क्या होता है सॉफ्ट फ्लैश्ड होता है। इसमें जो फ्लैश होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसमें राइपनिंग अर्ली आती है, अर्ली राइपनिंग आती है, जबकि इसमें लेट राइपनिंग आती है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार की स्वीट चेरी होती हैं। ऐसे ही अगर हम लोग सोर चेरी को डिवाइड करें तो सोर चेरी भी दो अलग अलग प्रकार का होता है।
ठीक है। सोर चेरी में एक होता है आपका अम्ब्रेला, AMRELA, अम्ब्रेला टाइप, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं मोरिलो, MORELL। इसमें जो है क्या होता है, अम्ब्रेला में कलरलेस जूस होते हैं, जबकि इसमें रेड फ्लैश्ड जूस होते हैं। तो ये दो डिफरेंस है। इसको अभी मैं वैरायटी जब लिखाऊंगा तो आप लोग को और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये 4 टाइप के वैरायटी इसमें पाए जाते हैं, स्वीट चेरी के 2 और सोर चेरी के 2। इसको आप लोग जो है नोट करके रखिए, फिर वैरायटी नोट करना स्टार्ट करते हैं। लिख लिए? चलिए, अब सबसे पहले स्वीट चेरी की वैरायटी लिखिए। स्वीट चेरी की वैरायटी की लिखिए तो सबसे पहले लिखिए सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी। तो सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी की अगर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं? स्टेला, विस्टा, वेगा, सनेका, कॉम्पैक्ट लैम्बर्ट और कॉम्पैक्ट स्टेला। फर्स्ट सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी की बात करें तो इनमें से कौन सा होगा? तो याद रखेंगे स्टेला सबसे फर्स्ट सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी है, ये नोट कर लीजिए। दूसरा आता है सर ओ ग्रुप, कॉम्पैक्ट स्टेला के ऊपर क्या लिखा है? कॉम्पैक्ट लैम्बर्ट, LAMBART। इसके बाद आता है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आता है आपका विस्टा, वेगा, आपका विस्टा, वेगा, सेनेका, स्टेला, ये 4 वैरायटी। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है ऑलरेडी। विवेक सेंसिटिव है, VI से विस्टा, VE से वेगा, सेन से सेनेका, ST से क्या होगा? स्टेला, सेंसिटिव के ST से, ठीक है। याद रखेंगे ये 4 जो यहाँ पर लिखा गया है, ये चारों ही आपके सेल्फ फ्रूटफुल हैं। तीसरी वैरायटी आती है रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग। क्रैकिंग के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी तो आप लोग को याद होगा सैन, सुई, क्रिस्टीन, विक्टर, विस्काउंट, ल्यूपिन, विंडसर। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना VVS लक्ष्मण, विन, क्रिस्टीन, ये ट्रिक पढ़ा था। V फॉर विक्टर, V फॉर विस्काउंट, S फॉर सैन एंड सुई, L फॉर ल्यूपिन, विन से विंडसोर, क्रिस्टीन से क्रिस्टीन। याद हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। इसके बाद चौथा आता है जो कि है इसका क्या, म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटी की बात करें तो कॉम्पैक्ट स्टेला जो आपने ऊपर में पढ़ा, जो कि किससे बना है? स्टेला का म्यूटेंट है, म्यूटेंट ऑफ स्टेला, म्यूटेंट फ्रॉम स्टेला, स्टेला से म्यूटेशन होके कॉम्पैक्ट स्टेला बना है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? एक तो ये यूनिवर्सल डोनर है, सेल्फ फ्रूटफुल है ना, सेल्फ फ्रूटफुल भी है, और क्या है, ड्वार्फ भी है। वहीं पे दूसरा आता है जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट लैम्बर्ट। तो कॉम्पैक्ट लैम्बर्ट किसका लैम्बर्ट म्यूटेंट है? म्यूटेंट ऑफ लैम्बर्ट। तो इतनी चीजें हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो सेल्फ फ्रूटफुल लिखे हो ना, इसी को ही आप यूनिवर्सल डोनर या ओ ग्रुप भी कह सकते हो, क्योंकि हमने देखा है जनरली पोलिनाइजर के रूप में हम लोग जो सेल्फ फ्रूट
चलो लास्ट 2-3 वैरायटी और लिख लीजिए। एक आता है आपका विस्काउंट, ये जो है फ्री स्टोन वैरायटी है, इसमें केवल 4% एरिया में सीड पाया जाता है। इसके बाद आता है सेल्फ क्या नाम है, सोर चेरी। सोर चेरी फ्रूट कलर के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, फ्रूट कलर के बेसिस पे। हमने पढ़ा एक क्या एमरेल्स, याद है अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। और दूसरा हमने पढ़ा था मोरेलो। मोरेलो। हाँ, एमरेल्स में 2 वैरायटी आती है, एक जिसे मोंट मोरेंसी, इंटर स्टॉक में पढ़ा है आप लोगों ने अगर याद हो, Yes, sir. और अर्ली रिचमंड। मोंट मोरेंसी और अर्ली रिचमंड ये 2 वैरायटी, और इधर आता है आपका नॉर्थ स्टार, इंग्लिश मोरेलो, ठीक है, और मिटियोर। ये 3 वैरायटी सोर चेरी की है। ये जो एमरेल्स ग्रुप है, इस ग्रुप की खासियत क्या है, ये जो है लाइट रेड जूस या कलरलेस जूस के होते हैं, लाइट रेड जूस के होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या खासियत होती है, डार्क रेड जूस पाए जाते हैं, वही चीज जो हमने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 2 वैरायटी है मोंट मेरेसी और अर्ली रिचमंड, ये सेल्फ फर्टाइल वैरायटी होते हैं, सेल्फ फ्रूटफुल होते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी आपको याद रखना है। आपको सोर चेरी के 4 वैरायटी का नाम भी याद कर लो ना, मोंट मेरेसी, अर्ली रिचमंड, नॉर्थ स्टार, ये सोर चेरी है तो भी काफी है। इसके अलावा म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है ये याद रख लेना, रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग कौन सा है, और ओ ग्रुप या सेल्फ फ्रूटफुल याद रख लेना। इतना ही याद रखोगे तो भी चेरी की पूरी वैरायटी खत्म हो जाएगी, बाकी इसका एंटायर कल्टीवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर थोड़ा इसके अलावा अगर, हाँ हाँ बोलिए। स्लाइड थोड़ा नीचे करिए सर। इधर की इधर, ये यस सर, सार चेरी वाला सर। ठीक, तो इतने में आपका जो चेरी है वो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने रूट स्टॉक और एवरीथिंग जितनी चीजें हमको कंप्लीट करनी चाहिए वो सारी चीजें लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, वैरायटी का अगर कोई चीज ऐसा छूट गया होगा तो वो आप लोग एक बार बुक से चेक कर लेना, क्योंकि वैरायटी में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, तो सर वैरायटी एक बार आप लोग, हाँ बोलिए। सर मोरेला वाला वैरायटी एक बार पढ़ लीजिए सर। नॉर्थ स्टार, इंग्लिश मोरेलो और मीटियोर। ठीक है, तो आप लोग एक बार ग्लोस्टर्स इंस्टेंट पढ़िए, हैंडबुक पढ़िए, जो भी डाउट हो, जैसे आज डाउट पूछा गया था तो जो भी डाउट होता है वो पूछिए बढ़िया, तो उसको हम लोग फिर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चेरी इतने में खत्म होता है। कोई चीज छूटा होगा तो बताना, कोशिश यही है कि लगभग 70-80% चीजें आपकी कंप्लीट है इसमें।